अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी पाकिस्तान अफेयर्स की लॉन्ग अवेटेड सीरीज द इकोज ऑफ फ्रीडम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज थरोली फोकस करेगी फ्रीडम मूवमेंट के लीगल एस्पेक्ट्स पे और उसके साथ साथ हम अनकवर करेंगे पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरप्ले, ताकि हम इवेंट्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अगर हम स्टूडेंट्स से पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में पूछें तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि उनको पाकिस्तान अफेयर्स की समझ नहीं आती। उसका मेन कॉज ये है कि इवेंट्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो अनकवर नहीं होती। एक इवेंट दूसरे इवेंट से कभी भी लिंक नहीं होता, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को पाकिस्तान अफेयर्स की फ्रीडम मूवमेंट स्पेशली समझने में डिफिकल्टी पेश आती है। व्यूअर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेड करने के हिसाब से आई थी। फ्रॉम 1605 टू 1757 उन्होंने ट्रेड के हिसाब से इंडिया में अपनी ब्रांचेस बनाई। लेकिन जब उनको इंडिया के प्रॉपर पॉलिटिकल सेटअप का पता चला, जिनमें उनको पता था कि काफ़ी तरीके से बगावतें हो रही हैं, तो 1757 से लेके 1857 तक उन्होंने एक मूवमेंट चलाई और उन्होंने उन लोगों को फंड किया जो अपने गवर्नमेंट्स के खिलाफ थे। और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता पूरे सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी हुकूमत कायम कर गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 से लेके 1857 तक मुख्तलिफ तरीके से एक्ट्स देती आई और उन एक्ट्स से वो सब कॉन्टिनेंट को गवर्न करते थे। इन 100 साल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रॉपर गवर्नमेंट कायम कर ली सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन 1857 में एक ऐसा इवेंट होता है जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म करके अपना डायरेक्ट रोल स्टार्ट कर देती है। 1858 में क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाता है और क्राउन अपना एक वायसराय अपॉइंट करती है एज अ हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ट्रेडिशनल एक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाती है, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाती थी। उस वक्त में इंडिया की कंडीशंस कुछ इस तरह थी कि हिंदूज और ब्रिटिश दोनों एक साथ थे, क्योंकि हिंदूज उस टाइम में मेजोरिटी में थे और ब्रिटिश उस टाइम में गवर्नमेंट में थे। और इन सब ने मिलकर मुस्लिम्स को कॉर्नर कर दिया, क्योंकि मुस्लिम्स की ना तो मेजोरिटी इतनी थी और ना ही वो इतने पढ़े लिखे थे। हिंदूज ने मॉडर्न एजुकेशन अक्वायर कर ली और वो ब्रिटिश के साथ साथ हाथ में हाथ मिला के चलने लगे, लेकिन मुस्लिम्स टोटली कॉर्नर हो गए। उसी दौरान मुस्लिम्स की मुख्तलिफ एजुकेशनल मूवमेंट्स चली, जिस तरह सर सैयद अहमद खान की मूवमेंट जो एक पाइवेटल रोल प्ले करती है मुस्लिम्स को एजुकेट करने में। और दूसरी तरफ 1885 में कांग्रेस एस्टेब्लिश होती है और कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है कि वो एक ऐसा एक्ट इंट्रोड्यूस करवाएं जिसमें सब कॉन्टिनेंट। उस दौरान मुस्लिम्स भी अपनी मूवमेंट्स जारी रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जिसके थ्रू सब कॉन्टिनेंट के लोगों को रिप्रेजेंट किया जाए। और ये डेवलपमेंट 1892 एक्ट के थ्रू हुई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1892 एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवा दी। व्यूअर्स, 1892 एक्ट को एनालाइज करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि हम इस एक्ट को 3 डायमेंशंस में लेके चलेंगे। एक डायमेंशन वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, एक डायमेंशन वो जो कांग्रेस का है और एक डायमेंशन वो जो मुस्लिम्स का है। 1892 एक्ट में हेड ऑफ स्टेट वायसराय होगा और उसके अंदर 2 काउंसिल्स होंगी। फर्स्टली उसमें होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1892, जिसके 5 मेंबर्स होंगे। वो 5 मेंबर्स ब्रिटिश होंगे और उसको हेड वायसराय करेगा। इसमें इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 4 बाकी मेंबर्स होंगे जो कि इंडिया में सर्व करते हैं। सेकेंडली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, जिसके 60% मेंबर्स ब्रिटिश होंगे, लेकिन उसमें 40% मेंबर्स सब कॉन्टिनेंट से होंगे, यानी इंडियंस होंगे। इस एक्ट के थ्रू इलेक्शन का टर्म 3 इयर्स रखा गया, यानी कि इलेक्शन जीतने के बाद मेंबर्स 3 इयर्स तक काउंसिल्स में रहेंगे। लेकिन ये इलेक्शंस नॉमिनेशनल बेस थी, जिसमें कुछ बार एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस, यूनिवर्सिटी सिंडिकेट्स और कुछ लैंडलॉर्ड एसोसिएशंस होंगे, जिनमें से लोग इलेक्ट होंगे और वही लोग सब कॉन्टिनेंट के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखने में तो ये एक्ट एक डेमोक्रेटिक एक्ट लगता है, जिसमें यह जाहिर होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब कॉन्टिनेंट में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवा दी थी। लेकिन इस एक्ट में कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि किसी भी लॉ मेकिंग में, किसी भी अमेंडमेंट में और किसी भी डिबेट या डिस्कशन में कोई भी इंडियन कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। लॉ मेकिंग ब्रिटिश करेंगे और इवन इंडियंस कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते। इस टाइम में कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी थी। कांग्रेस ने मुस्लिम्स को और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया कि वो आके इलेक्शंस लड़ें, लेकिन इसमें मुस्लिम्स ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट इस सारी डेवलपमेंट को एक क्रिटिकल निगाह से देख रहा था। उनका यह मानना था कि हिंदूज ने और ब्रिटिश ने मिलकर इंडिया में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवा दी, लेकिन उन्होंने मुस्लिम्स को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया। मुस्लिम्स की मेजॉरिटी उस टाइम में सब कॉन्टिनेंट में टोटल मेजॉरिटी में से 24 to 25% थी, जो कि बाकी प्रोविंसेस में भी स्कैटर्ड थे। आइए एनालाइज करते हैं उस टाइम में मुस्लिम मेजॉरिटी।
उस टाइम में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी पंजाब में थी, जॉइंट पंजाब, जो पाकिस्तान में है और इंडिया में है। 50% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की वहां पे थी। बंगाल जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रोविंस था लैंड एरिया के हिसाब से, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 35 to 40% थी। थर्ड पे आता है बॉम्बे, जिसका सिंध भी एक पार्ट था, उसकी मुस्लिम पॉपुलेशन 25% थी। सेंट्रल प्रोविंस यानी सीपी में मुस्लिम पॉपुलेशन 10% थी, मद्रास में मुस्लिम पॉपुलेशन 10% थी और यूपी में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पॉपुलेशन 14% थी। सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट इस सारी डेवलपमेंट को एक क्रिटिकल निगाह से देखता था और उनका ये मानना था कि इस डेवलपमेंट में मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं रखा गया। 1892 इलेक्शंस में मुस्लिम्स कोई भी सीट नहीं जीत सके। अगर इस सारे सिनेरियो को हम एनालाइज करें तो हम ये देखेंगे कि मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में किसी टाइम में रूल करते थे, अब वो इस पोजीशन पे आ गए हैं कि उनको हर तरीके से कॉर्नर किया जा रहा है। और इस सिचुएशन में मुसलमानों के लिए क्या स्टेप्स रहते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।